स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12 के गणित विषय के अंतर्गत पहले सेट के अनसॉल्व्ड को। तो चलिएगा शुरू करते हैं सीधे बिना विलंब के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए। पहला प्रश्न क्या लिखा है बेटा, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न लिखा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं तो ए बी का क्रम होगा। तो चलिएगा, आपको जो ए का क्रम दिया गया है इस प्रश्न में वो P क्रॉस Q दिया गया है और जो बी का क्रम दिया गया है वह Q क्रॉस R दिया गया और ए बी के बारे में बेटा आपसे बात कह रहा है। तो ए और बी का गुणा तभी पॉसिबल होता है जब जो ए वाले आव्यूह का स्तंभ है वह बी वाले पंक्ति से मैच करे। तो यहां पर इसका स्तंभ इसके पंक्ति से बी वाले के मैच कर रहा है, तो इसका जो गुणा आएगा आप अपने समझने के लिए ऐसे समझ लें कि इसका ये अंतिम, इसका ये पहला मैच कर रहा है, तो इसका जो गुणा ए बी आएगा वो P क्रॉस R आएगा। ऐसे एक नंबर के हिसाब से डायरेक्टली आप वहां टिक कर सकते हैं, इसका पहला ऑप्शन बेटा सही होगा। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। आपको यहां पर 4 ऑप्शन में निर्देशांक दिए हैं, कौन से निर्देशांक को हम लोग सही मानेंगे वो बताना है। प्रश्न दिया क्या है, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर है। ढाल का मतलब होता है बेटा प्रवणता। तो हम लोग क्या करते हैं, रेखा y बराबर x प्लस 1 की किसी बिंदु कह रहा है, तो चाहे x1 y1 चाहे हम xy ही को मानकर चलेंगे कि xy बिंदु है हमारे पास। y बराबर x प्लस 1 की ढाल, ढाल मतलब प्रवणता यानी m, और m बराबर होता है बेटा dy बाई dx। m बराबर dy बाई dx, इस y का x के सापेक्ष बेटा अवकलन किया जाएगा तो dy बाई dx x का हो जाएगा अवकलन 1 का 0। तो जो पहली रेखा दिया उसकी प्रवणता 1 आ गई है। अब दूसरे वाले वक्र की हम बात करेंगे, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, इसकी ढाल, तो इसकी जो ढाल हो जाएगी वो मान लेते हैं इसको प्रवणता m1 कह दीजिएगा, इसको m2 कह देना। m2 बराबर dy बाई dx, जब आप इसका dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका अवकलन करते हैं हम लोग, जब इसका x के सापेक्ष किया था dy बाई dx, इसका 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 4x का x के सापेक्ष करेंगे x आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 4/2y। इसे आप कहना चाहें तो 2/y कह सकते हैं। तो जो दूसरे वाले बेटा हमारी रेखा दिया उसकी प्रवणता आ गई है या ढाल आ गई है 2/y। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इस वाले रेखा की ढाल और इस वाले रेखा की ढाल बराबर है, तो आप समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, ये और ये दोनों प्रवणताएं अगर बराबर हैं तो m1 बराबर m2 प्रश्न के अकॉर्डिंग है, 1 बराबर 2/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है, y की वैल्यू 2 आई है। अब इस y का मान आप अपने पहली रेखा या दूसरे वक्र में रख दीजिएगा, वहां से आपको x मिल जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 रखने पर क्या मिल जाएगा, 2 इक्वल टू x प्लस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो x 1 आ गया है और y की वैल्यू 2 आ गई, तो आपके पास किस बिंदु की कह रहा था, जो बिंदु होगा वो आपका पहला x का निर्देशांक फिर y का, यानी 1,2। तो इसका विकल्प नंबर हमारा पहला सत्य होगा। आइएगा एक एक नंबर के प्रश्न है। गा नंबर की हम लोग बात करेंगे। गा नंबर प्रश्न क्या लिखा है, समाकलन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx का मान बताने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं, समाकलन ऑफ 1 प्लस साइन 2x लिखा है। एक बार अच्छी से तैयारी कर लीजिए, सब क्वेश्चन को आप बड़ी तेजी के साथ वहां पेपर में करेंगे। ये वाला साइन 2x हमारा फार्मूला होता है साइन 2a के अकॉर्डिंग, उससे आप तोड़ेंगे। 1 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, लेकिन कॉस का जो समाकलन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से कॉस
स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे ताकि ये फार्मूला जो बनने में उसमें कास जरा पहले आ जाए। तो इसको हम 1 को लिख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को 2 साइन इंटू कास बोल दीजिएगा या 2 कास इंटू साइन बोल दीजिएगा। ऐसा समाकलन आप ये बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मैच कर रहा है हमारा। तो ये वाला होता है प्रसार a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ a मीन्स कास एक्स है और b मीन्स साइन एक्स है, इतने का होल स्क्वायर और आगे dx दिया है। इसमें आपका स्क्वायर भी लगा है, अंडर रूट भी लगा है, तो हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स dx। कास एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा माइनस कास एक्स, और एक आप कांस्टेंट लगा दीजिएगा सी। तो इसमें आपका आंसर आएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी, यानी विकल्प नंबर आपका दूसरा सत्य होगा। तो ये आपका तीसरा गा नंबर प्रश्न था। घा की बात करते हैं। घा में क्या लिखा हुआ है? घा में प्रश्न यही लिखा है बेटा कि यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप एक दूसरे पर लंब हैं तो लेमडा का मान बताना है। दो सदिशों के लंब होने की हम लोग कंडीशन जानते हैं। अगर इस सदिश को हम मान समझाने के लिए मान लेते हैं कि a है, वैसे एक नंबर में आप मानने का काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, समझाने के लिए भी हम कह रहे हैं। मान लिया कि a की वैल्यू 5i माइनस के लेमडा जे और प्लस के 2k कैप है, और जो दूसरा वाला सदिश है वो बेटा b है, b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या दिया है कि ये सदिश लंब हैं। अगर बेटा सदिश लंब हैं तो क्या होता है, दो सदिशों के लंब होने की आपने कंडीशन पढ़ रखी है कि उनका डॉट जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होना चाहिए, यानी a डॉट भी 0 होना चाहिए। a के नीचे उसके a सदिश का मान भरवा दीजिएगा 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k कैप में, डॉट b का मान है 2i और प्लस के 3j और प्लस के 4k कैप, इक्वल टू पहले से ही लिखा 0। इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में जो कैप i का कैप i से 1 होगा, कैप j का कैप j से 1 होता, कैप k का कैप k से अदिश गुणन 1 होगा, शेष i का j से, j का k से या k का i से होगा तो 0 होगा। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई 5i कैप वाले को केवल i से करिएगा, शेष से 0 आएगा। तो 5 दूनी 10 एक नंबर के हिसाब से। लेमडा j वाले को केवल j से कर दीजिएगा 3 लेमडा, और ये 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 18 माइनस के 3 लेमडा इक्वल टू 0। 18 बराबर 3 लेमडा, या लेमडा बराबर आप समझ रहे हैं 18/3 यानी 6 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कह रहा है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में घा नंबर में आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसी ऑप्शन में आते हुए हम लोग ये अंगा नंबर के प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मोस्टली हर सेट में क्वेश्चन आता रहता है, दिया गया है, पेपर में आता रहता है। अवकल समीकरण d2y बाई dx2 इक्वल टू, यहाँ करणी घात में 4 लिखा है और x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का घात पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग? कोटि और घात दो चीजें पूछता है। कोटि और घात बताने के लिए सबसे जरूरी काम ये होता है बेटा कि आपको जो ये अवकल समीकरण दिया गया है इसको पहले आप करणी और भिन्न घातों से मुक्त करेंगे। तो चलिएगा, अवकल समीकरण d2y बाई dx2 इक्वल टू करणी में पावर यहाँ 4 है और x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा है। तो ये करणी घात को मुक्त करना है। तो यहाँ पर आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 4 घात है करणी में, तो ये हो जाएगा 1/4 भी लिख सकते हो। जैसे आप √2 को 2 की पावर 1/2 लिखते हो, वैसे इसको आप की पावर 1/4। उधर पावर 1/4 है, जब ये इधर आ जाएगा तो इस पर पावर पलट जाएगी, यानी d2y बाई dx2 इक्वल टू d2y बाई dx2 की पावर 4, 1/4 इधर आकर पलट गया 4, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा ये अवकल समीकरण करणी और भिन्न घातों से मुक्त हो गया है। अब आप इसमें कोटि और घात की बात कर सकते हैं। कोटि क्या होता है? जो हमारे प्रश्न में जो अवकल समीकरण है वो मैक्सिमम कितने बार अवकलित हुआ उसके बारे में। तो ये एक बार है dy बाई डी एक्स, d2y। अगर कोटि की बात कहता है बेटा तो 2, और कोटि पर जो पावर होगी वो उसकी घात कहलाएगी। मैक्सिमम जो आपने कोटि पता किया उसी पर लगी पावर ही घात कहलाती है। तो ये कोटि 2 है
और घात की हम बात करते हैं तो घात उसी पर लगा होगा 4, कोटि पर ही पावर आपको घात बताएगी, ये घात। तो इसमें केवल इसने घात ही पूछा था तो घात 4 होगा, यानी ऑप्शन पहला सही होगा। चलिएगा, तो ये आपके विकल्पी क्वेश्चन थे। अभी और एक नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे का क्या कह रहा है बेटा, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x + 2 कब यूज करेंगे आप, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 आप यूज करोगे यदि x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतत या सतत नहीं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिएगा, एक नंबर में आया प्रश्न, शुरुआत करते हैं। सतत नहीं है या सतत है होने के लिए रूल होता है। सतत नहीं अगर है तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, और उस फल जो वैल्यू दिया है उस पर हमारे फलन का मान, तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक चीज बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं कहलाएगा। तो चलिएगा चेक करते हैं। सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेट यानी माना, 0 पर आपको चेक करना है तो x इक्वल टू 0 माइनस h। जब आप RHL पर आते हैं इसी समय आपको पता होगा रूल, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। अब x इक्वल टू 0 माइनस h, x बराबर 0 पर बात करनी है तो x के 0, क्योंकि आप अपने चर को h में ले जा रहे हैं तो लिमिट को भी h में ले जाएंगे। x बराबर 0 पर 0 इक्वल टू 0 माइनस h मीन्स h की वैल्यू 0 आएगी। इस वाले में भी करेंगे अगर आप बेटा, x बराबर 0 पर 0 इक्वल टू 0 प्लस h मीन्स h की जो वैल्यू आएगी वो 0। जब हम अपने चर को बदल रहे हैं, LHL का मतलब उससे कम और RHL का मतलब वो मान उससे बढ़ता हुआ h की ओर अग्रसर हो रहा है, और ये वाला 0 से कम की ओर, ये वाला 0 से ज्यादा की ओर RHL का मतलब हुआ। तो h हमारे पास जो नया चर बना उसकी लिमिट x में 0 थी तो h में भी 0, और RHL में भी बेटा x पर 0 था तो h पर भी 0। इसके बाद आपको क्या करना, जो फलन दिया है अब आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। LHL के लिए इतनी आपकी कंडीशन होती है। अब x को जब आपने h बना लिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। अब x की जगह पर आप h में आएंगे तो 0 माइनस h। अब आप अपने फंक्शन का बेटा मान निकाल दीजिएगा। कहां से मान निकालेंगे, f ऑफ 0 माइनस h, 0 से कम, तो जो डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है वो 0 से कम 0 से ज्यादा दोनों के लिए है, यानी LHL के लिए और RHL के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो इसमें x की जगह पर हमको f ऑफ 0 माइनस h कह रहा है, तो fx बराबर अगर बेटा x प्लस 2 है तो f ऑफ 0 माइनस जो h होगा, जहां जहां x है वहां 0 माइनस h भर दीजिएगा। तो f ऑफ 0 माइनस h 0 माइनस h प्लस 2। अब h की जगह कह रहा है 0 भर दीजिएगा, तो h की लिमिट रखने जा रहे हैं 0 माइनस 0 प्लस 2 मीन्स आपके पास जो LHL आया है वो 2 आ गया है। RHL पर चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। x की लिमिट को आपने h में कन्वर्ट किया है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, x की वैल्यू। अब आप क्या करिएगा, इस फंक्शन का 0 प्लस h का मान निकालिएगा। 0 प्लस h का मतलब 0 से ज्यादा और 0 से कम के लिए यही वाला फंक्शन यूज होगा। तो f ऑफ 0 प्लस h जब x की जगह भरेंगे आप तो यहां पर भी x की जगह 0 प्लस h प्लस 2 हो जाएगा। अब h की जगह 0 भर दीजिएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2। तो ठीक है भाई, अभी तो LHL और RHL बराबर आ रहे हैं, लेकिन इतने से नहीं, क्या तीसरी बात, क्योंकि प्रूफ करना सतत नहीं है, तो क्या हम x बराबर 0 पर अपने फलन का मान चेक करें कितना आ रहा है। x बराबर 0 पर फलन का मान मतलब ठीक x बराबर 0 पर f0 मिलेगा, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू 1 दिया गया है तो f0 का मान 1 आएगा। अब आप क्या लिखेंगे, यहां जो LHL है वो तो RHL के बेटा इक्वल है, पर डज नॉट इक्वल टू हमारे जो 0 का फंक्शन है उस पर जो वैल्यू आई वो इसके इक्वल नहीं है। जब तीनों कंडीशन बराबर नहीं तो आप बताओगे अतः x बराबर 0 पर हमारा फलन संतत नहीं है, पर फलन संतत नहीं है। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तेजी के साथ लगाएंगे हम लोग वहां पर, क्योंकि ये मात्र एक ही नंबर का है प्रश्न। चलिएगा खा नंबर पर आते हैं। इसके खा नंबर प्रश्न यह दिया है बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान होना चाहिए। यहां साइन से लेकर के आपको काशिक तक के मुख्य मानों की श्रेणी याद, मुख्य मानों का क्रम याद होना चाहिए कि उसका अंतराल कितना होता है। तो साइन के लिए अगर हम बात करें तो माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 तक के रेंज में साइन का मुख्य मान होता है।
तो इसी -90 से लेकर +90 तक के आंसर आपके आने चाहिए। अभी हमारे पास बेटा क्या है, साइन इनवर्स आप साइन थीटा के प्रारूप में बना तो जरूर रहा, लेकिन अगर आप सीधे थीटा लिख देंगे तो ये 7π/4 को 180/4 45 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल में 315 डिग्री आ रहा है। 315 हमारी इस रेंज से बाहर है, तो मुख्य मान में नहीं आ रहा है। तो आप इस 315 को वैसे तोड़ेंगे कि आपकी इस रेंज में आ जाए। तो 315 क्या है बेटा, 360 के करीब है। 315 360 के यानी हमारे चौथे अंतराल के करीब है। तो 315 को लिखने का तरीका है 360, 360 का मतलब 2π। अब 360 है, लाना 315 है, कितना घटा दिया जाए 45, 45 का मतलब π/4। अब ये वाला जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 दूनी 8, 8π से 1π जाएगा, 7π/4 ऊपर वाले की जगह पर ऐसे लिखा है। पर ये अंदर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है, साइन 360 माइनस थीटा से मिल रहा है, तो ये माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। माइनस के साइन थीटा का मतलब यहां पर माइनस के साइन थीटा की वैल्यू π/4। अभी ये वाला जो माइनस लिखा है बेटा, इसको आप अंदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस के साइन थीटा होता है वो इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ऐसा काश में होता है माइनस का कास थीटा, कास पाई माइनस थीटा होता है। अब ये हमारा एक फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। आप थीटा के बराबर दिखा सकते हैं क्योंकि रेंज में हम लोग आ गए हैं। थीटा मीन्स -π/4। तो -π/4 हमारे माइनस के 90 और +90 के बीच की एक वैल्यू है, जो कि मुख्य मान को बताती है। माइनस के 90 +90 तक के रेंज में उसमें आया है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 7π/4 का जो मुख्य मान आएगा वो माइनस के π/4 आएगा। चलिएगा, अब हम लोग आगे गा नंबर की बात करेंगे। प्रश्न में गा क्या लिखा है एक नंबर में भी, यदि y बराबर ae⁻x + b है तो सिद्ध करना है d2y/dx2 माइनस के dy/dx 0 होगा, जहां a और b अचर बोला कांस्टेंट वैल्यू है। एक नंबर में दिया गया प्रश्न, गा नंबर दिया है y बराबर ae⁻x + b। आपको लाने में d2y यानी डबल कोटि का अवकलन है, तो आप इसका पहले एक बार अवकलन करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन। तो अगर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा बेटा तो कितना आने वाला है देखते हैं। dy/dx इक्वल टू इस ae⁻x का अवकलन करेंगे, a कांस्टेंट है, e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, b नियतांक है तो उसका 0। एक बार अवकलन इतना आ गया, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, फिर से एक बार हम लोग अवकलन करते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा, ये dy की जगह d2y/dx2 इक्वल टू a⁻x में a नियतांक, इसका a⁻x हो जाएगा। तो जितना इसमें काम लगना है, जिसकी वैल्यू हमको कह रहा प्रूफ करने के लिए, उसमें आए हुए जितने भी मान उसको निकाल के रख लिया हम लोगों ने, जिन चीजों की जरूरत है। अब आप अपने सिद्ध करने का लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, LHS कितना लिखा है d2y/dx2 माइनस के dy/dx, इसमें इसकी वैल्यू हमने निकाल के रख लिया a⁻x और इसकी भी a⁻x। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ढनंग गया इक्वल टू 0, ये है आपका RHS। तो देखा है हम लोगों ने कि जिसमें LHS में मान रखने से 0 आ रहा है, यही आपको प्रूफ करना था। एक नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट घ नंबर, अवकल समीकरण है dy/dx इक्वल टू 1 + x² / 1 + y² को हल करना है। तो जब हल करने के लिए बात कहे, आपके पास अवकल समीकरण के रूप में दिया है तो ये dy/dx खत्म करना है, और जब अवकल समीकरण बनाना होगा तो इसमें dy/dx लाना होगा। तो चलिएगा, dy/dx बराबर fx/fy के रूप का अवकल समीकरण है, तो हम y वाले फंक्शन को y की ओर कर देते हैं बेटा, और x वाले को x की ओर। 1 + y² dy इक्वल टू 1 + x² dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों ओर आप समाकलन कर दीजिएगा, दोनों ओर समाकलन। जब हम लोग दोनों ओर समाकलन करेंगे तो समाकलन ऑफ 1 + y² इंटू dy इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 + x² इंटू dx। चलिएगा, 1 का y के रिस्पेक्ट में बेटा समाकलन y होता है, y² का y³/3 होता है, 1 का x के रिस्पेक्ट में x² का x³/3, और नियतांक एक लगा दीजिएगा, समाकलन हुआ एक बार में तो +c। यही हमारा आंसर हो जाएगा एक नंबर में। ये आपका घ नंबर था।
1 नंबर में एक अंतिम प्रश्न लिखा है, अंगा नंबर को भी जरा समझते हैं, उसके बाद 2 नंबर को देखेंगे। अंगा नंबर बेटा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है 1 नंबर में, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। उस दौड़ में ए और बी में कोई ना जीत पाए, ना ए जीत पाए और ना बी जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है? तो नॉर्मल है सवाल, ए के जीतने की आपको प्रायिकता दिया है, ए के जीतने की प्रायिकता, तो ए के जीतने की जो प्रायिकता उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह सकते हैं। पी ऑफ ए गिवन है 1/3। ऐसे ही आपको बी के जीतने की प्रायिकता दे रखा है बेटा, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/4। अब ए और बी में कोई ना जीत पाए, ए और बी में किसी के ना जीत पाने की प्रायिकता, तो किसी के ना जीत पाने की प्रायिकता का मतलब ना ए जीते और ना बी जीते। तो ए ना जीते, ना का मतलब बेटा पी ऑफ ए है तो उसका पूरक हो जाएगा डैश, और के लिए मल्टीप्लाई, या के लिए प्लस का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बी ऑफ पी बी नॉट, ना ए और ना बी जीते। तो पी ऑफ ए नॉट कैसे, हमें पी ऑफ ए पता है, तो नॉट के लिए क्या होता है, वो आपके पास जो पूरक समुच्चय होता है, पूरक घटना को पता है कि उनका दोनों का योग 1 आना चाहिए, तो हाँ का पता है, ना का निकालना, तो 1 से घटा दीजिए, 1 - 1/3 इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये 3 एक अन्नम 3 से जाएगा 2/3, 4 एक अन्नम 4 से जाएगा 3/4, 3 से 3 ढनंग गया, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रश्न का जो हमारे जवाब आएगा कि ए और बी में किसी के ना जीत पाने की प्रायिकता वो आएगी बेटा 1/2। ये आपके पास 1 नंबर के प्रश्न हुए। चलिएगा आगे हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तीसरे का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n और ये तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू r सत्य है। एक उदाहरण द्वारा पुष्टि करना है। इसके कहने का मतलब यह है कि क्या a, b r रियल नंबर में रहें और b, c भी रियल नंबर में रहें, तो क्या a, c आपके पास r का मतलब बेटा यहाँ रिलेशन से होगा, ये r जो दिया है, a, b r रिलेशन में हो, b, c भी रिलेशन में हो, तो क्या a, c हमारे रिलेशन में रहेगा? सत्य है ये बात। एक उदाहरण के द्वारा हमें इस बात की पुष्टि करना है। तो चलिएगा लगाते हैं जरा संबंध और फलन का, रिलेशन और फंक्शन का एक क्वेश्चन है। आपको दे रखा है r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। a और b हमारे लिए यहाँ पर किसका काम करने वाले? नेचुरल नंबर का काम करने वाले। हमको कह रहा a, b बिलोंग्स टू r, a, b हमारे इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और a, b के बाद b, c भी हमारे रिलेशन में, तो क्या इनसे a, c भी रिलेशन में आएगा? सत्य है। एक उदाहरण द्वारा पुष्टि करना है। तो चलिएगा भाई कैसे करेंगे। हमारे पास जो रिलेशन वो a, b से संबंधित है और वह a, b नेचुरल नंबर को बता रहे हैं। तो क्या लिख देते हैं, जब a, b बिलोंग्स टू n है और a बराबर b स्क्वायर दिया है, तो लिखते क्या है, जब a, b बिलोंग्स टू, अगर ये वाली कंडीशन को हम लेकर चल रहे हैं, a, b बिलोंग्स टू हमारे r रिलेशन में दिया है, तो क्या मिलेगा, a बराबर हमको b स्क्वायर। अब ये घटना को हमको सत्य मान के चलना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, कुछ हमको बाद में कहना ना, उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए कि ये बाद वाली घटना सही है कि नहीं सही है। तो जो a बराबर b स्क्वायर है, तो आप ऐसे कोई 2 मान लीजिएगा जिससे कि ये घटना को सत्य माना जाए, और नेचुरल नंबर में लेना, थोड़ा सी ये चीज ध्यान देना है। तो जैसे हम ये कह देते हैं कि कोई मान ले लिया जाए, एक जैसे आप b का मान अगर 3 ले लेते हैं, तो a का जो मान आ जाएगा आपके पास वो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। अगर आप b का मान 4 ले लेते हैं तो a का मान 16 आ जाएगा। तो यहां से मान लेते हैं कि आपके पास जो b दिया गया दोनों को बराबर होना जरूरी है। तो अगर हम यहां पर b का मान 4 भरते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, 16, a 16 तो b कितना 4। तो बेटा अगर आप समझ पाए तो जब हम a की वैल्यू 16 भरेंगे और b की वैल्यू 4 भरेंगे तो ये कंडीशन हमारी बराबर आएगी। अब अगली बार जब हमारा b, c बिलोंग्स टू रिलेशन होगा
तो हमको a बराबर बी स्क्वायर की तरह b बराबर सी स्क्वायर मिलेगा। अब b बराबर हम लोगों ने एक बार मान लिया है, कितना मान लिया है, b का मान 4। तो अगर b का मान 4 मान लिया गया है तो यहां से फिर तो सी स्क्वायर बराबर 4 मिलेगा। तो c की वैल्यू अंडर रूट में 4 प्लस माइनस 2 पर रियल नंबर लाना है, वो नेचुरल नंबर लाना है, तो बेटा इसका प्लस के 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हमको ए बी सी के मान पता चल गए। अब हमको क्या कह रहा है कि क्या ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा बेटा तो ए बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, ए बराबर सी स्क्वायर सत्य होगा। यदि ऐसा होगा ए कामा सी बिलोंग्स टू अगर आर है, यानी ये चीज जब ए कामा बी आर, बी कामा सी आर दिया, इससे अगर ए कामा सी आर निकलेगा तो ये घटना सत्य होगा। देखते हैं ए का मान कितना है 16, सी का मान 2 का स्क्वायर, तो 16 डज नॉट इक्वल टू 4। 16 का मान 4 के बराबर नहीं है बेटा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब ए कामा बी आर से संबंधित हो, बी कामा सी आर से संबंधित हो, तो ए कामा सी आर से संबंधित नहीं होगा, यानी हमारा जो कथन है वो सत्य नहीं है। एक उदाहरण के बाद कह रहा है, तो उदाहरण में ही आप ए बराबर बी बराबर सी बराबर ऐसे दिखा दीजिएगा। 2 नंबर का ये प्रश्न था। चलिएगा खा नंबर की हम बात करते हैं। y बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और अपान में e की पावर x cos x। तो आप सबको क्या कह रहा है, dy बाई dx बताने के लिए कह रहा है। एक बार अवकलन करना है, अंश बटा हर के रूप में फंक्शन है, भागफल का नियम लगा दीजिएगा दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिएगा बेटा दोनों ओर जरा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसमें आपके पास डी बाई डी एक्स आप आगे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इतने का बाई e की पावर x cos x। आप क्या करेंगे, भागफल का नियम लगाते हैं, हर वाले का स्क्वायर होता है, आपको रूल याद होगा, हर वाले का स्क्वायर e की पावर x cos x का स्क्वायर, फिर हर वाला फंक्शन है इंटू अंश वाले का अवकलन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंश वाले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स माइनस अंश वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू हर वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x cos x। तो जहां जहां बेटा ऊपर अंश में डी बाई डी एक्स लगा यानी उसका अवकलन करना है, तो आइए अवकलन कर दिया जाए। ई की पावर x cos x, ये वाला डी बाई डी एक्स जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 3x में 3 नियतांक है और dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 कांस्टेंट उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये वाले में e की पावर x cos x, फिर से गुणनफल का नियम जैसे भागफल का था वैसे दोनों फंक्शन x वाले हैं, तो गुणनफल का एक को पहला मान दीजिएगा एक को दूसरा, किसी को भी पहला मान सकते हो आप। तो चलिएगा नियम लगाते हैं, पहला वाला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला इंटू पहले का अवकलन, ऐसा पूरे का बड़ा बटा करवा दिया जाए, e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, e की पावर x cos x इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, e की पावर x का अवकलन e की पावर x तो ऐसे लिखा, तो e की पावर उतार दिया, cos x का अवकलन माइनस के साइन x होगा, तो इसका माइनस यहाँ लगा दिया और ये साइन x हो गया, ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ा फिर से। और ये वाला cos x e की पावर x का अवकलन कितना आएगा, e की पावर x आएगा, और बटा में जो आपके पास लिखा है उसको लिखा रहने दीजिएगा, e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर से चाहें तो जरूरी तो नहीं है e की पावर x, जैसे यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, एक लाइन अगर आप करना चाहें तो e की पावर x cos x इंटू 2x प्लस 3 है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर e की पावर x कॉमन है, ये माइनस लगा है इतना तो लिखा, आगे इंटू में ये, इसके अंदर से e की पावर x कॉमन चाहे प्लस का चाहे माइनस का निकाल लीजिएगा। तो ये माइनस अगर आप माइनस वाला निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस e की पावर x कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और अगले ब्रैकेट में आपके पास e की पावर x माइनस का निकल गया, तो साइन x माइनस cos x और इतने का जो बटा लिखा है e की पावर x cos x का होल स्क्वायर।
आपका ये आंसर हो सकता है। अभी भी आंसर ये आगे बढ़ सकता है, अगर आप चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है। e की पावर x पुनः आप दोनों पदों में कॉमन ले सकते हैं, फिर जितना बचेगा वो आंसर हो सकता है। प्रूफ करना नहीं तो बस केवल अवकलन के लिए उसने बोला, तो आप इतने पे रोक देंगे तो आपका नंबर कटना नहीं, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिएगा बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। गा नंबर वाले प्रश्न की बात करेंगे। लिखा हुआ है अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e की पावर x sin x को हल करने के लिए कह रहा है। तो फिर से वही, अगर अवकल समीकरण को हल करना है बेटा तो हमारे पास क्या समझ में आना चाहिए कि वह dy/dx नाम की चीज खत्म होनी चाहिए। e की पावर x sin x लिखा है, ये dy/dx लिखा है, तो x वाला फंक्शन है तो dy को रोक लेते हैं, उधर करते हैं e की पावर x sin x dx। अब क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन। तो दोनों ओर अगर हम समाकलन करते हैं बेटा तो क्या मिलने वाला है, समाकलन का साइन लग जाएगा dy, इधर समाकलन e की पावर x sin x dx। ये वाले का समाकलन 1 का y के रिस्पेक्ट में y होगा, e की पावर x sin x, अभी इसको ऐसा पड़ा रहने दिया। ये वाला y इक्वल टू समाकलन आप e की पावर x sin x, इधर भी समाकलन शुरू कर दीजिएगा। e की पावर x और sin x दोनों x के फंक्शन हैं, तो खंडशः समाकलन लगेगा, पहला वाला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का समाकलन, आप पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये खंडशः समाकलन का फार्मूला है। y रहने दीजिएगा, e की पावर x, साइन का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस काश, ये वाला e की पावर x का अवकलन e की पावर x साइन का माइनस के कास x, और आगे आपके पास dx। तो ये माइनस e की पावर x कास x माइनस माइनस प्लस समाकलन आप e की पावर x कास x dx। तो एक बार जब आप अभ्यास बनाएंगे तो आपको पता चलेगा e की पावर x हुए कास x साइन x, ये वाले फंक्शन आपके रिपीटिंग फंक्शन होते हैं, यानी फिर से उसका आपको समाकलन करना पड़ता है 2 बार, तो वही फंक्शन फिर आएगा। एक बार अभ्यास बना लेंगे तो समझ में आएगा। फिर से यहाँ खंडशः लगा दीजिएगा, y बराबर माइनस e की पावर x कास x प्लस पहला वाला e की पावर x दूसरे का समाकलन, और ये हो जाएगा बेटा माइनस पहले का अवकलन dy/dx आप e की पावर x और दूसरे का समाकलन और देन पूरे का समाकलन। तो ये वाला हो जाएगा बेटा माइनस e की पावर x काश x प्लस e की पावर x कास का समाकलन हो जाएगा साइन x, और ये वाला dy/dx आप e की पावर x कास का समाकलन साइन x और आगे dx। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेटा जो e की पावर x sin x dx लिखा समीकरण एक हमने मान दिया, वह हमारे पास ये फंक्शन था जिसको हम लेकर चले थे, इसकी वैल्यू हमको कितने के इक्वल नजर आ रही, y, तो ये y हो जाएगा। इसमें आप चाहें e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के कास x प्लस साइन x नजर आने लगेगा। ये वाला y इधर हो चुका है पूरा आपके पास समाकलन, तो चाहे तो c जोड़ दीजिएगा। ये y और y बेटा एक तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो y प्लस y इक्वल टू e की पावर x माइनस कास x प्लस साइन x और प्लस c। अब आप 2y बराबर कर देंगे e की पावर x माइनस कास x प्लस साइन x प्लस c, केवल आप y निकाल देंगे, y तो हल हो जाएगा y बराबर e की पावर x बाई 2 माइनस कास x प्लस साइन x और प्लस c। आपका यही हल है। ये प्रश्न इतना था। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।